प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का किया उद्घाटन। कहा, अब दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कई और हिस्सों में हुआ मेट्रो का विस्तार। आधुनिक सुविधाओं से सफर हुआ आसान। गोवा राजभवन के दरबार हॉल में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान पर दिया सुझाव। कहा, उच्च मानकों को बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि का दायित्व। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर कोटा के दशहरा मैदान में रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन। संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया की नजर भारत के युवाओं पर, नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने देश के युवा। कोटा में दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण भेंट किए। कहा, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनने में करें सहयोग। मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह। लोकसभा अध्यक्ष ने श्रेष्ठ मंत्रियों, विधायकों के साथ विधानसभा के श्रेष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों को दिया सम्मान। 14 साल बाद एक बार फिर से शुरू हुई परंपरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भोपाल में आयोजित संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कारों के आयोजन में सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक, संसदीय पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्कृष्टता सम्मान से अलंकृत विभूतियों की सराहना करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व नेताओं का स्मरण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इस गौरवशाली यात्रा से हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है। जब पूरे विश्व में शासन चलाने की पद्धतियों पर चर्चा होती है तो अधिकतम देशों ने माना कि शासन जनता का हो, जनता के लिए हो, उसके लिए ही लोकतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और भारत को यह गौरव है कि जब हमने संविधान बनाया था उस समय ही हमने जनता को बीच में रखकर इस संविधान का निर्माण हमारे मनुष्यों ने किया। आज उन संविधान निर्माताओं के मनुष्यों को याद करते हुए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे सशक्त और मजबूत लोकतंत्र है तो भारत का है। साल 2019 में लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला लगातार पूरे देश के विधानमंडलों में इस तरह के सम्मान प्रारंभ किए जाने का आह्वान कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से मध्य प्रदेश में 14 साल बाद एक बार फिर ये आयोजन किया गया। इस बार पुरस्कारों की श्रेणी और संख्या दोनों में इजाफा भी किया गया है। भारत के इस लोकतंत्र की विशेषता है कि 17 लोकसभा के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सत्ता का सहज हस्तांतरण, ये हमारे लोकतंत्र का चरित्र है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब अगर श्रेय जाता है तो हमारे संविधान निर्माताओं का जाता है, जिन्होंने शासन जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा संचालित हो। हमारे देश के अंदर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण हर दल को, हर विचारधारा को समय समय पर अपनी विचारधाराओं के आधार पर, अपनी दल की योग्यताओं के आधार पर देश की जनता ने सत्ता चलाने का मौका दिया है। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र के अंदर जहां सत्ता चलाने की जिम्मेदारी जिस दल की होती है उतनी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी होती है।
विधानसभा की ओर से आयोजित संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायकों समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने पुणे नगर निगम के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाएगी। कुछ देर पहले ही मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। हम सभी के हृदय में सदा सर्वदा बसने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा जगाएगी। पुणे मेट्रो परियोजना के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, पुणे ने एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की है। ऐसे में आधुनिक सुविधाएं पुणे के लोगों की जरूरत हैं और सरकार पुणे वासियों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक देश के कुछ ही शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध थी। आज देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो की पहुंच बन चुकी है। मेट्रो के इस विस्तार में महाराष्ट्र का काफी बड़ा हिस्सा है। ये मेट्रो पुणे के आवागमन को आसान बनाएगी, प्रदूषण और जाम से राहत देगी, साथ ही शहरों में बढ़ती आबादी के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने में मदद करेगी। 2014 तक देश के सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही मेट्रो का एक व्यापक विस्तार हुआ था। बाकी इक्का दुक्का शहरों में मेट्रो पहुंचनी शुरू हुई थी। आज देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो या तो ऑपरेशनल हो चुकी है या फिर जल्द चालू होने वाली है। इसमें भी महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है। मुंबई हो, पुणे पिंपरी चिंचवड हो, ठाणे हो, नागपुर हो, आज महाराष्ट्र में मेट्रो नेटवर्क का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में पुणे के योगदान को याद किया और लोकमान्य तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, सांसद प्रकाश जावड़ेकर समेत कई गणमान्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सिम्बायोसिस के छात्रों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों को बधाई देते हुए संस्थान के आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया और कहा कि अलग अलग देशों के छात्रों के रूप में ये आधुनिक संस्थान भारत की प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सिम्बायोसिस ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां वसुधैव कुटुंबकम पर अलग से कोर्स भी है। ज्ञान का व्यापक प्रसार हो, ज्ञान पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने का माध्यम बने, यह हमारी परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे संस्कार है। मुझे खुशी है कि ये परंपरा हमारे देश में आज भी जीवंत है। प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया के आत्मविश्वास पर जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है, जिनमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन आपकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन आपके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज का इंडिया इनोवेट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत, जिसे दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में पहचाना जाता था, अब एक रक्षा उपकरण निर्यातक बन रहा है। आज का भारत नवाचार कर रहा है, उन्नति कर रहा है और पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। आज देश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, जहां बड़े से बड़े आधुनिक हथियार बनेंगे, देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करेंगे। साथियों, आजादी के 75वें साल में हम एक नए भारत के निर्माण के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों से फिटनेस बनाए रखने और खुश तथा उत्साही बने रहते हुए राष्ट्र के विकास में भागीदार बनने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय युवाओं को जाता है। सरकार देश के युवाओं की ताकत पर भरोसा करती है। यही वजह है कि एक के बाद एक कई सेक्टरों में संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। देश में जियो स्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन से लेकर के सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी तक लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये रिफॉर्म्स सरकार का रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, ये रिफॉर्म्स आपके लिए अवसर लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को हर साल राष्ट्रीय और वैश्विक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विषय चुनने को कहा, जिससे व्यक्तिगत विकास के साथ राष्ट्र के विकास को गति मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिम्बायोसिस आरोग्य धाम का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनप्रतिनिधियों को उच्च मानकों को बनाए रखने और संसद के साथ साथ शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति ने गोवा राजभवन के परिसर में एक नवनिर्मित अत्याधुनिक दरबार हॉल का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश गरीबी, निरक्षरता, क्षेत्रीय असमानताओं, सामाजिक और लैंगिक भेदभाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधार के जरिए देश और लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। लिहाजा सभी जनप्रतिनिधियों को आजादी का अमृत महोत्सव और आत्मनिर्भर भारत की गति का हिस्सा बनना चाहिए। इस मौके पर गोवा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। युवाओं को रोजगार देने के लिए कोटा के दशहरा मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल भारत मिशन के तहत दशहरा मैदान में 2 दिवसीय कौशल उत्सव, रोजगार और अप्रेंटिस मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मेले का आयोजन युवाओं को रोजगार देने और उनके कौशल को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और युवा रोजगार पाने वाले ही नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, तभी इस देश का विकास संभव है। दुनिया के जितने देश देखता हूं, उसके अंदर भारत ही एक ऐसा है जिसने इस 2 वर्ष के अंदर 61,000 से ज्यादा स्टार्टअप के माध्यम से एक नए रोजगार अवसर का देने का काम किया है। और ये स्टार्टअप केवल रोजगार नहीं दे रहे,
देश और दुनिया के अंदर नई तकनीकी, नई सोच, नए विचार, नए विज्ञान, उसके लिए भी एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज ये कौशल और कुशल मेला है, ये रोजगार मेला भी है। लेकिन मैं मेरे नौजवानों के आंखों में सपना देखना चाहता हूं कि नौजवान आने वाले समय के अंदर रोजगार प्राप्त करने नहीं आए, रोजगार देने का काम करें। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इसी कोटा के अंदर जितने हमारे स्टार्टअप हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, उन सभी के चुनिंदा स्टार्टअप कंपनियों के नौजवानों को मैं यहां लाकर, जो नौजवान मेरे सामने बैठा है, या प्रदेश और देश का और नौजवान यहां पर आएगा और देखेगा हम जैसे नौजवानों ने इस देश के अंदर विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान के साथ सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, व्यापारिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या नया परिवर्तन किया है। स्नातक, ITI, पॉलिटेक्निक और नर्सिंग डिप्लोमा धारकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 57 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस मेले में हिस्सा लिया। ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंशियल, बैंकिंग, मेडिकल, IT, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, एनर्जी, डेयरी, माइनिंग, प्लास्टिक, सीमेंट जैसी सर्विसेज सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए इन कंपनियों ने युवा कौशल, ज्ञान और प्रतिभा का साक्षात्कार किया। कार्यक्रम के दौरान ही चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दे दिए गए। इसी तरह युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शामिल करने के लिए 150 से ज्यादा कंपनियों ने भी भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इटावा में निःशुल्क दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस तरह के विशेष शिविर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आयोजित किए गए, जो बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इटावा क्षेत्र में दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण भेंट किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के जीवन की बाधाओं को दूर करना और वरिष्ठ जनों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। जो हमारे दिव्य जन हैं, जिनमें व्यापक प्रतिभा है, कौशल है, कुशलता है, काम करने का जुनून है, अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार को पालने का आत्मविश्वास है, हम ऐसे दिव्यजनों को मोटराइज साइकिल, अन्य उपकरण दिलाकर उनकी सहयोग के लिए, ताकि वह और सुगमता, सरलता से काम कर सके, उनकी जो बाधा है, जो रुकावट है, इन सहायक उपकरणों के माध्यम से उनकी बाधाएं दूर हो सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दिव्यांग साथियों में आगे बढ़ने का अटूट हौसला है, उनमें आगे बढ़ने की ललक है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। थोड़ा सा हमारा सहयोग उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर गतिमान करता है। हम सभी को सामूहिकता के साथ प्रयास करना चाहिए कि उनका संबल बनकर उनके जीवन को सरल बनाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को सक्षम और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्वों की पूर्ति के मेरे प्रयास जारी हैं, लेकिन समाज भी इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए आगे आए। आज दुनिया के अंदर कोरोना के समय अच्छे विकसित देशों के आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया, लेकिन भारत में 130 करोड़ आबादी का देश और हमने इस वैश्विक महामारी का चुनौती का मुकाबला किया सामूहिक संकल्प शक्ति से, सामूहिकता के साथ। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है कि जहां भी दुखी देखो, पीड़ा में देखो, लोग उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं देख रहा हूं कि यहां बहुत सारे कार्यकर्ता इस काम के लिए लगे रहते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बहुत से दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों को उपकरण मिले, ये उपकरण उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इससे उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे कई दिव्यांग और वृद्ध हैं जिनको इन उपकरणों की आवश्यकता है, लेकिन उन तक पहुंचना होगा, उनका पंजीकरण करवाना होगा ताकि उन्हें लाभान्वित किया जा सके। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर आप लोग बनेंगे जब आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मैं आपके टैलेंट के जानता हूं। सही कहा सुगानी साहब ने, सीजीएम साहब ने, कि हमारे दिव्यजनों की ताकत इतनी बड़ी है। जब पैरा ओलंपिक हुआ तो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा जीतने वाले अगर हैं तो हमारे दिव्यजन ही हमारी ताकत है। और दुनिया के अंदर नहीं, हमारे देश के अंदर बड़े उदाहरण हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में, एजुकेशन साइड में, हर क्षेत्र के अंदर हजारों उदाहरण हैं कि हमारे दिव्यजन आज सबसे आगे हैं और सबसे बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं। तो वो दिव्यजन कर रहे हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। हम यही चाहते हैं, हमारी आंखें ये देखना चाहती है कि हमारे दिव्यजन उनकी प्रतिभाओं का पूरा उपयोग करते हुए, उनका मस्तिष्क, उनके काम करने की अद्भुत क्षमता, उनमें आत्मविश्वास अद्भुत है, उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, सहयोग के लिए खड़े हैं, सेवा के लिए खड़े हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बहुत जल्द ही पंचायत समिति स्तर पर मेडिकल कैंपों का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें हर एक दिव्यांग और वरिष्ठ जन का डिजिटल मेडिकल कार्ड बनेगा। गांव में ही उनकी जांचें होंगी और अगर उपचार में आवश्यकता हुई तो कोटा से दिल्ली, मुंबई तक जहां भी संभव हो उपचार भी निःशुल्क करवाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे ये प्रयास दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों के लिए तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग एक साथ सामूहिक प्रयास करे। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान होता है और समितियों के माध्यम से संसद 365 दिन काम करती है। बीते दिनों हुई संसदीय समितियों की बैठक पर नजर डालें तो 3 मार्च 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 4 मार्च 2022 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 8 मार्च 2022 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बैठक हुई। 8 मार्च 2022 को ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई।